गोल्ड पढ़ा तो गोल्ड पढ़ते ही तुरंत उसकी पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में आपको दिमाग में, आंखों में आ जानी चाहिए। जब आप गोल्ड की बात करते हो तो गोल्ड आता है ग्रुप 11 में, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना। क्यों है आज। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही नीट की तैयारी, जरूर बताइएगा। नीट की तैयारी में अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास, तो हम योद्धा सीरीज में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और आज अपन डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल के PYQs लास्ट 5 इयर्स के। आप सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट जस्ट बाय द फैक्ट कि उसके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में नीट के एग्जाम में, पर इसलिए भी वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसकी नॉलेज के बिना काफ़ी सारी और चीज़ें, कंसेप्चुअल चीज़ें समझना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आज अपन पीरियोडिक टेबल की लास्ट 5 इयर्स के PYQs डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और उसके सॉल्यूशंस को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, आंसर तक कैसे पहुंचना है, वो आपके साथ में कंसेप्चुअली, और अगर कहीं ट्रिक की रिक्वायरमेंट है, कुछ निमोनिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब मैं आपको बताती चली जाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल के PYQ से। और पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, नीट 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। आपको कुछ हाइड्रोक्साइड यहाँ पर गिवन है और उनमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, या अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड इनमें से कौन से हैं। अब आपको पता है कि ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की जब अपन बात करते हैं तो 4 बेसिक नेचर अपने पास आते हैं। जो भी हाइड्रोक्साइड है वो अम्लीय यानी एसिडिक नेचर का हो सकता है, वो क्षारीय यानी बेसिक नेचर का हो सकता है, वो उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक नेचर का हो सकता है, या फिर वो उदासीन हो सकता है। तो ये आपको पता होना, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से नीट में आता है, जहां पर आपको ये एटलीस्ट याद होना चाहिए कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स में कौन से आते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में कौन से आते हैं। अगर ये 2 चीजें आपको याद है तो फिर एसिडिक और बेसिक के कॉन्सेप्ट से भी आप बाकी आंसर्स निकाल सकते हो। तो जब अपन एम्फोटेरिक की बात करते हो, उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड की बात करते हो, तो यहाँ पर एक बार ऑप्शंस रीड कर लेते हैं अपन। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है MgOH होल ट्वाइस, BeOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस एंड CaOH होल ट्वाइस। अब ऑप्शन से समझ में आ गया कि हम ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहे हैं, क्षारीय मृदा धातु की बात कर रहे हैं। और इनको अगर मैं प्लेस करूं इनकी पोजिशन वाइज तो कैल्शियम, बेरिलियम ऊपर आएगा, उसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर आ जाएगा कैल्शियम और फिर आ जाएगा स्ट्रोंशियम। इस तरीके से ग्रुप में प्लेस्ड है। जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, मैं जनरल अगर कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं तो जब हम ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में जाते हैं तो बेसिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, मैं मेटल्स की साइड की बात कर रही हूँ, ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ, ग्रुप 2 की बात कर रही हूँ, तो इनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर इनका बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब इनमें से अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन तीनों के हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, कंप्लीटली बेसिक इन नेचर। इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय प्रवृत्ति होती है। और बेरिलियम एक ऐसा मेटल है, या बेरिलियम एक ऐसा यहाँ पर मेंबर दे रखा है जिसके हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। वैसे अगर आपको लर्न करना हो तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर न्यूट्रल की मैं बात करूँ, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, अगर मैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स की बात करूँ तो न्यूट्रल में क्या क्या आ जाएगा, न्यूट्रल में आएगा N2O, NO और CO। ये 3 ऑक्साइड जो है ये न्यूट्रल होती हैं। अगर एम्फोटेरिक की बात की जाए, उभयधर्मी ऑक्साइड्स की बात की जाए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आप जो कॉमन एग्जांपल्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये शायद आपको ट्रिक भी पता होगी, सुनो जनाबे आली, अपन ट्रिक बताते हैं वहां पर। तो ये आ जाएगा टिन के ऑक्साइड SNO और SNO2 दोनों कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। सुनो जनाबे आली, है ना, इन सबके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स कैसे हैं, एम्फोटेरिक। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप बेरिलियम को देख सकते हो, ये एम्फोटेरिक की कैटेगरी में आ रहा है। इसके अलावा टेल्यूरियम +4 की स्टेट में, वेनेडियम +5 की स्टेट में, क्रोमियम +3 की स्टेट में, ये गैलियम के ऑक्साइड्स हो गए, लेड के ऑक्साइड्स हो गए, ये सारे कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इनके अलावा जो मैंने बोले, लेड के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड कैसे हो जाएंगे, एम्फोटेरिक हो जाएंगे, गैलियम हो जाएगा, आर्सेनिक, एंटीमनी, वेनेडियम, टेल्यूरियम, इन सबके ऑक्साइड्स क्या होंगे, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक हो जाएंगे। तो एक बेसिक अपन को नॉलेज होगी तो अपन ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये इसमें बात की गई है द्वितीय आयनन एंथैल्पी की, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, प्रथम आयनाइजेशन आयनन एंथैल्पी की इसमें बात की गई। देखो
जरूरी नहीं होता कि आप क्वेश्चन रीड करके तुरंत ऑप्शंस में आ जाओ। यू हैव टू बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड कि किस क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शंस पढ़ने हैं और किस क्वेश्चन में ऑप्शंस को थोड़ा सा लेट पढ़ना है। ये आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। इसका कोई थंब रूल नहीं है कि ये वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस तुरंत पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना आप अपने आप को एक्सपोज करोगे क्वेश्चन से, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा और एग्जाम में उतना ही आपका परफॉर्मेंस बेहतर बनेगा, राइट। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती, मैं इसके ऑप्शंस नहीं पढ़ती, क्योंकि ऑप्शंस पर एक नजर डालने से मुझे समझ में आ रहा है कि सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं और मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मैं सारे ऑप्शंस को एक साथ पढ़ लूंगी तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करूंगी, पहले क्वेश्चन पढ़कर इसका कंसेप्ट अपने दिमाग में रिकॉल करूंगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट, अगर द्वितीय आवर्त की अपन बात करें तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बिफोर रीडिंग द ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं अपने दिमाग में रिकॉल करूंगी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हो गया कि जो एटम है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या प्रथम आयनन एंथैल्पी का मतलब है आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो परमाणु है आपके पास, एकल विलगित परमाणु है, आइसोलेटेड गैसेस आपके पास एटम है, उसमें से आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सेकेंड पीरियड में अगर हम बात करें, देखो आईई का जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर मुझे बोलते हैं कि मैम मतलब थॉट प्रोसेस क्या रखें, इसके लिए अप्रोच क्या रखें। तो जब आईई का क्वेश्चन आएगा तब दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो वहां पर लग सकते हैं। पहला आ जाता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, जो अगर आपको याद हो तो सेम शेल के डिफरेंट सबशेल्स अगर होते हैं और उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो एस में पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ इलेक्ट्रॉन का, तो एस में से आईई ज्यादा लगेगी, पी में से कम लगेगी। ये वाला एक कॉन्सेप्ट आ जाता है पेनिट्रेशन इफेक्ट का। दूसरा, अगर शेल भी सेम है, सब शेल भी सेम है, तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का एक फैक्टर लगा देते हैं, जहां पर अगर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है तो उसके लिए आईई क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सबसे पहले जब आईई का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले ये दो फैक्टर लगाकर देखो, क्या पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट फैक्टर लग रहा है। अगर ये फैक्टर लग रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालो। अगर ये फैक्टर नहीं लग रहे तो फिर वहां जो जनरल ट्रेंड अपन पढ़ते हैं कि आप आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे, यानी लेफ्ट टू राइट अगर आप पीरियड में जाओगे तो आईई बढ़ेगी, और अगर आप ऊपर से नीचे किसी वर्ग में जाओगे, टॉप टू बॉटम आप जाओगे किसी ग्रुप में, तो आईई कम होगी। तो पहले दोनों फैक्टर लगाओ, उनसे कुछ आंसर निकल कर आता है देन इट इज फाइन, इफ नॉट तो फिर आप जो नॉर्मल पीरियोडिसिटी, जो जनरल पीरियोडिसिटी है उसको आपको अप्लाई करना है। तो अगर अपन सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड में लिथियम से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, इस तरीके से अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे। पहले अपन ये देखते हैं कि कहीं पर फैक्टर लग रहा है क्या। तो आपको ये पता है बेरिलियम और बोरॉन, यहां पर फैक्टर क्या चलेगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट का फैक्टर चलेगा। और इन जनरल अगर बात करें तो अक्रॉस अ पीरियड आईई क्या होती है, बढ़ती है। तो बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण किसकी ज्यादा हो जाएगी, बेरिलियम की। तो बेरिलियम आगे चला जाएगा, बोरॉन पीछे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर कहीं लग रहा है। तो हाँ जी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर लग रहा है। एज आई सेड, पीरियड में जब आप चल रहे हो तो अक्रॉस से पीरियड लेफ्ट टू राइट आईई क्या होती है, बढ़ती है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है नाइट्रोजन का, P3 आ रहा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की आईई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, वो आगे चला जाएगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पीछे। बस पहले आपने दो फैक्टर लगाए जहां पर लग रहे थे, जहां नहीं लग रहे वहां आपको नॉर्मल पीरियोडिसिटी, नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। अब आपके लिए बहुत आसान है कि आप करेक्ट ऑप्शन को तुरंत सिलेक्ट कर लो। नियॉन तो डेफिनेटली सबसे आगे आएगा ही, उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, देन कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम। तो ये अपना आ जाएगा आंसर। जो भी ऑप्शंस गिवन है उसमें से अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। नियॉन के बाद फ्लोरीन, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और बोरॉन। तो अगर आप ये मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस पढ़ लिए थे तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मुझे दिख रहा है कि एक जैसे सारे ऑप्शंस, और अगर मैंने कंसेप्ट कहीं बीच में छोड़ दिया तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये सोच करके यार लग तो 2 रहा है लेकिन 4 भी लग रहा है। ये वाले जो कंफ्यूजन वाली स्टेट होती है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा अराइज हो जाती है। तो बहुत वाइजली डिसाइड करें कि ऑप्शन कब पढ़ना है और कब नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आई वाज सो सरप्राइज टू सी दिस क्वेश्चन। ये नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटेशियम रिस्पेक्टिवली आर, और ल्यूटेशियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी आपको गिवन है, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझाने वाली बात है। हमें ये पता होता है कि किसी भी एटम में इन जनरल अगर अपन बात करें तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है Z, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो बाय डिफॉल्ट इट इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर मालूम है तो आप बहुत इजीली एटॉमिक नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। रही बात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगा देते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z, वेयर A इज द मास नंबर एंड Z इज द एटॉमिक नंबर। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो उसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या करना है, माइनस। ये बहुत छोटी सी बहुत बेसिक चीज है जो हमें बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ा दी जाती है और बहुत अच्छे से हमें पता होती है, चाहे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ लें, चाहे हम पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में कहीं भी इसको पढ़ लें। तो यहाँ पर बहुत ईजी हो गया। 71 ल्यूटेशियम का क्या है, एटॉमिक नंबर गिवन है, तो यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, इस वर्ड रिस्पेक्टिवली का ध्यान रखना है। पहले प्रोटॉन लिखा गया है, फिर न्यूट्रॉन लिखा गया है, फिर इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, तो आंसर भी हमें इसी सीक्वेंस में लेना है। तो प्रोटॉन्स कितने हो गए 71 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 71, और 175 माइनस जब आप 71 करोगे तो 104 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 104। तो बस अब आपको यही इसी सीक्वेंस में ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, 71, 104 एंड 71, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इट इज वेरी वेरी सिंपल कि अगर आपके पास कोई परमाणु है तो उसमें जो उसका परमाणु संख्या होगी, उसके एटॉमिक नंबर होगा, वो उसके प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होगा, और उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो परमाणु भार है उसमें से आपको परमाणु क्रमांक को माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए एक और नीट 2020 का क्वेश्चन, कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ आयन। तो आपको यहाँ पर क्रोमियम का आयन दिया गया है, Cr2+ आयन दिया गया है, और आपसे उसके लिए पूछा गया है केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबसे पहले तो इसमें जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको फॉर्मूला रिकॉल करना है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम तो आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ जाता है √n × n+2, है ना, ये फॉर्मूला आ जाता है, जहां पर n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपको जो आयन दिया गया है वो दिया गया है Cr2+, इसमें बात करनी है तो इसमें जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी वो n का मान हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी, उसको आपको फॉर्मूले में पुट करना है और फिर कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन क्रोमियम की बात करें, एटम की बात करें, उससे फिर हम आयन बनाएंगे, तो आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, याद होगा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इस हिसाब से अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आर्गन का इसमें कोर चलेगा, और उसके बाद आ जाएगा 3d5 4s1। हाफ फिल करने के लिए इंस्टेड ऑफ 3d4 4s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 3d5 4s1। अब +2 बनाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेगा, आउटर मोस्ट में से, और एक जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो 3d में से निकलेगा। ठीक है, तो Cr2+ का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, Cr2+ में आर्गन का कोर चलेगा एज इट इज, और बाहर आ जाएगा 3d4। अब अगर आप d4 इसका डायग्राम बनाओ तो d में आपके पास आ गए 5 ऑर्बिटल्स, d4 अनपेयर्ड आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल होगा। ठीक है, पेयरिंग यहाँ पर हो नहीं पाएगी, हुन्स रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का कितना आ गया, 4 वैल्यू आ गई, यानी n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही 4। तो आप n की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करो, n की वैल्यू अगर आप 4 सब्स्टिट्यूट करते हो तो कितना आ जाएगा, √4 × 4 + 2, दैट विल गिव यू व्हाट, √4 × 6, दैट इज √24। अब अगर आप √24 कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 4.9। वैसे तो ये हमें कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता, अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो √3 आएगा, अगर n की वैल्यू 1 है √3 आएगा, √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 होती है। तो देखो अगर n की वैल्यू 1 है तो म्यू की वैल्यू भी लगभग 1 के बराबर आ रही होगी, 1.73। अगर n की वैल्यू 2 है तो म्यू की वैल्यू भी 2 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, 2.84। अगर n की वैल्यू 3 है तो म्यू की वैल्यू भी 3 पॉइंट समथिंग आ रही होगी,
ठीक है। और अगर n की वैल्यू 4 है तो म्यू की वैल्यू भी 4 पॉइंट समथिंग जैसे यहाँ पर आ रही है। n की वैल्यू 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग, और 5 से ज्यादा तो होगा नहीं। अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा मतलब आपको कैलकुलेशन भी करने की यहाँ पर इनफैक्ट जरूरत नहीं होती कि हम इतनी कैलकुलेशन करके अंडर रूट वगैरह निकालें। हमें बस ये थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू ऑब्जर्वेशन अगर ये चीज याद है तो हम बहुत इजीली बिना कैलकुलेशन के भी आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शंस रेयरली, या अभी तक मुझे तो याद नहीं है कि ऐसा कोई ऑप्शन हो कि 3.87 और 3.76 ऐसे ऑप्शंस नहीं आते। बहुत क्लियर कट जिस तरीके से इस क्वेश्चन में दे रखे ऐसे ऑप्शंस आते हैं, तो बहुत इजीली बिना कैलकुलेशन के भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, और ये वही देखिए दोबारा वो था क्वेश्चन नीट 2019 का, और नीट 2020 में दोबारा से ऑक्साइड के नेचर पर क्वेश्चन आ गया है। तो मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कुछ चीजें देखिए चैप्टर में इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड वन ऑफ द थिंग्स जो पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक नेचर। ये वाली चीज आप जरूर क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि CO कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो CO का मैच किससे हो जाएगा? न्यूट्रल से हो जाएगा, यानी एक ऑप्शन क्या होना चाहिए? 2। अब अगर आपको सो सिंपल ऑप्शंस दे हैव मेड, अगर आपको यही एक पॉइंट याद है तो आपको आगे भी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है और तुरंत आंसर आ जाएगा। 4th ऑप्शन दिख रहा है हमको, A 2 से मैच हो रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में। ऑप्शंस क्लोज हो तो आपको आप और मैच कर सकते हो। मैं सारे आंसर्स आपको बता देती हूँ। बेरियम ऑक्साइड, बेरियम अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। मैंने आपको कहा था कि मेटल्स के केस में जब आप डाउन द ग्रुप चलते हो तो ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर जो है वो बढ़ता है। तो BaO क्या हो गया? बेसिक नेचर का हो गया। Al2O3, सुनो जनाबे, आली तो एम्फोटेरिक हो गया Al2O3। और Cl2O7 जो क्लोरीन का ऑक्साइड है ये कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। इन जनरल मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। दिस इज जनरल बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप याद करोगे तो आपको आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगर ये सारी चीजें मैच की जाए तो A का मैच हो जाएगा 2, B का मैच हो जाएगा 1, C का मैच हो जाएगा 4 और D का मैच हो जाएगा 3, और हमारा आंसर ऑप्शन 4 बहुत क्लियर कट आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। अच्छा, एक जो चीज आप केयरलेस मिस्टेक करने में तो आप सब बहुत माहिर होते हो ना, कहीं क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत कर देते हो, कहीं ऑप्शंस पढ़ने में दिक्कत कर देते हो। तो एक छोटी सी एडवाइस है मेरी आपके लिए कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो पेंसिल से जो भी आप यूज कर रहे हो उससे अंडरलाइन या सर्कल करते रहो। और मैं देखती हूँ कि बच्चे ना पूरे क्वेश्चन को ही अंडरलाइन कर देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, जो इसमें कीवर्ड है, इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये कि मुझे क्या निकालना है? इनकरेक्ट मैच निकालना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो आप पेन से क्या करो, इस जो कीवर्ड है जिस पर आंसर डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन का, उस कीवर्ड को आप क्या कर दो? सर्कल कर दो। जब आप उसको सर्कल कर दोगे तो आपकी आईज पूरी की पूरी उस कीवर्ड पर फोकस करेंगे, और हेंस थ्रू आईज ब्रेन भी पूरा क्या हो जाएगा? वहां पर फोकस हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन रीड करने में हम केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं ना कि अरे यार ट्रू लिखा था या नॉट ट्रू लिखा था, मैं नॉट नहीं देखा और मैं तो सही वाला स्टेटमेंट जो है वो मार्क कर दिया, आंसर गलत हो गया। तो ये वाली जो आपकी प्रॉब्लम्स है, केयरलेस मिस्टेक्स हैं, वो अवॉइड हो जाएंगी। एंड केयरलेस मिस्टेक से ज्यादा पछतावा किसी और चीज में नहीं हो सकता, राइट। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, इसमें आपको एलिमेंट के नाम दिए हुए हैं, उनके आगे IUPAC ऑफिशियल नेम दिए गए हैं, और आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें करेक्ट मैच है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट मैच है। तो सबसे पहले तो आई होप आपको ये जो IUPAC सिस्टम है इसको नंबर में कन्वर्ट करना आता है। हम कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर अन लिखा हुआ है मतलब दिस स्टैंड्स फॉर 1, अन स्टैंड्स फॉर 1। अगर निल लिखा हुआ है तो निल स्टैंड कर रहा है 0 के लिए, और दोबारा से फिर अन लिखा है इसका मतलब 1। तो अन निल अनियम जो एलिमेंट का नाम दिया गया है, ये कौन से एलिमेंट का नाम है जिसका एटॉमिक नंबर 101 है? ये NCERT में बहुत अच्छे से एक टेबल बनाकर दिया गया है। ऐसे ही अन निल ट्राइम, तो अन के लिए हो गया 1, निल के लिए हो गया 0 और ट्राई हो गया 3, तो ये हो गया 103। अन निल हेक्सियम, तो अन हो गया 1, निल हो गया 0 और हेक्स का मतलब हो गया 6, तो एटॉमिक नंबर 106 हो गया। अन अन अनियम, अन 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 3 बार आ गया, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 111। तो ये आपने पहले क्या किया, जो भी नाम दिए हुए हैं IUPAC नेम, उनको आपने एटॉमिक नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको मैच करना है कि इनके सामने जो नाम लिखा गया है, जो इनका ऑफिशियल नेम है, वो करेक्ट लिखा है या नहीं। ये देखो बच्चों क्वेश्चन, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है,
इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आप ये कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आपने कितने अच्छे से पीरियोडिक टेबल को लर्न किया हुआ है, ये क्वेश्चन उसी बात पर डिपेंड करेगा। तो अनिल, अनियम, मेंडेलिवियम ही है, दिस इज करेक्ट मैच। अनिल ट्राइम 103 अगर आपको याद है, तो हम जब एक्टिनाइड्स की बात करते हैं, जब हम एक्टिनाइड सीरीज की बात करते हैं, तो एक्टिनाइड्स कहां से कहां तक है, 90 से लेकर 103 एटॉमिक नंबर तक है। और 90 हो गया थोरियम, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक चलता है, राइट। तो ये 103 क्या है, लॉरेंशियम, जो कि सही गिवन है। 106 सीबॉर्गियम ही है, क्रोमियम वाली फैमिली में आ जाता है। एक छोटी सी बात यहां पर मैं और आपको बता देती हूं, 103 एटॉमिक नंबर से लेकर 118 एटॉमिक नंबर तक लास्ट के 2 डिजिट्स उसका ग्रुप बता देते हैं। 103 एटॉमिक नंबर से 118 एटॉमिक नंबर तक जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो उसका ग्रुप बताते हैं, ठीक है। जैसे 103 किस में आ गया, थर्ड ग्रुप में आ गया, लॉरेंशियम सारे एक्टिनाइड्स थर्ड ग्रुप में आते हैं। ऐसे ही 106 किस में आ गया, सिक्स्थ ग्रुप में आ गया। अब आपको टेबल अगर याद है तो सिक्स्थ ग्रुप आप निकाल लोगे कि कौन सी फैमिली आ गई भैया, क्रोमियम की फैमिली आ गई। और ट्रिक से हम चीजें याद कर ही लेते हैं, तो ट्रिक से इसका कैसे याद करते हैं, क्रीम, मुंह वाली, सुंदर, गर्लफ्रेंड, ये आ गया सीबॉर्गियम, ठीक है। इसमें आप चलोगे तो ये 106 वाला आ जाएगा, तो ये वाला भी करेक्ट मैच है। अनियम यानी 111 11th ग्रुप हो गया। 11th ग्रुप में क्या आता है, 11th ग्रुप आ जाता है कॉपर वाली फैमिली, कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो अगर 11th ग्रुप की बात करें तो आ जाएगा कॉपर, कॉपर के नीचे आएगा सिल्वर, सिल्वर के नीचे आएगा गोल्ड, और फिर आ जाएगा रॉन्जीनियम, Rg। ये हो गया 111। क्यों है आज सोने जैसी रंगत, इसको अपन ऐसे लर्न करते हैं। तो 111 वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, रॉन्जीनियम। और यहाँ क्या लिखा है, डार्म स्टेडियम। डार्म स्टेडियम इसमें क्या है, गलत है। डार्म स्टेडियम आता है निकल वाली फैमिली में, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे डंडे से, वो आ जाता है डार्म स्टेडियम, ठीक है। तो 110 वाला ये डार्म स्टेडियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर 110 है, तो ये मैच जो हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और एज एन आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 डी वाला जो मैच है, ये जो 111 है, इसका नाम है रॉन्जीनियम, Rg इसका सिंबल आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत मैच हुआ है, ठीक है। इसके लिए अगेन आई एम सेइंग कि आप आंसर तभी निकाल पाओगे जब आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वेरी वेरी वेरी, जो मैं बोलूँ ना घिसा पिटा क्वेश्चन, ये वो वाला क्वेश्चन है। आप कोई भी बुक उठा लो जिसमें पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस गिवन है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लो, आप किसी की क्लास का लेक्चर देख लो जिसमें ये वाला टॉपिक कवर किया गया है। इस चीज़ के बिना, इस क्वेश्चन के बिना, इस एग्जाम्पल के बिना चीज़ें पूरी नहीं होती। ये इतना ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है। नीट 2021 में भी आ चुका है। जिरकोनियम और हैफनियम की बात होती है, मतलब इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है इनको पढ़ने की कि जिरकोनियम हैफनियम पढ़ने के बाद आगे अपन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है। बट ऐसा कभी भी किसी क्वेश्चन में इतने केयरलेस ना हो जाए कि आगे क्वेश्चन को ना पढ़ें। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। नीट इज योर not just a goal of your life, but it is a dream that you have been living through years, right? तो आपको कभी भी ऐसे नहीं करना कि बहुत ओवर एक्साइटमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस में आप क्वेश्चन अधूरा पढ़ दो, तो वो कभी नहीं करना, ठीक है। जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया बिकॉज ऑफ, जिरकोनियम और हैफनियम का आयनिक और एटॉमिक रेडियस क्या है, मिलता जुलता है, वेरी क्लोज है। जिरकोनियम एवं हैफनियम के परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं समान है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण एक ही बनता है, दैट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड संकुचन। इनके पहले लैंथेनाइड्स आते हैं और उसमें उसकी वजह से F इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है लैंथेनाइड्स में। F का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, बहुत कम है। जो इनका परिरक्षण प्रभाव है वो क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है यानी Z इफेक्टिव जो है वो बढ़ जाता है। Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव है भाई, नाभिक की तरफ से आकर्षण है, न्यूक्लियस की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अंदर की तरफ पुल करेगा, अंदर की तरफ पुल करेगा। देखिए आप मेरे हाथ, अंदर की तरफ पुल करेगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो साइज बढ़ना चाहिए। जब आप जिरकोनियम से हैफनियम आ रहे हो, ये ग्रुप में प्लेस्ड है, जिरकोनियम और उसके बाद हैफनियम। टाइटेनियम इसके ऊपर आता है, टिकट ला जरा हाउसफुल रोमांटिक फिल्म की, है ना। तो जिरकोनियम ऊपर है, हैफनियम ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। तो नीचे जाने पर इन जनरल वैसे तो साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या होगा, साइज ऑलमोस्ट बराबर आ जाएगा, लगभग बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा जिसकी वजह से साइज कम हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्लियर कट आंसर, सारे ऑप्शंस पढ़कर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इन लैंथेनाइड संकुचन। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है,
इसमें अगेन मैं अगर आपकी जगह होंगी तो मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस पढ़ने में टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर कट आंसर है इस चीज का और कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं। या तो मैंने पढ़ा ही नहीं होगा तो मैं इसको अटेम्प्ट ही नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैंने इसको एक बार भी पढ़ लिया होगा तो मुझे पता है कि जिरकोनियम हैफनियम की अगर साइज की बात हो रही है, उनके आकार की बात हो रही है, उनकी त्रिज्या की बात हो रही है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट बनता है, दैट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हाई शुड आई even waste time in reading the options? So I will not, and I will directly come to the correct answer. ठीक है, तो ये तरीका होता है कि अपन बहुत कॉन्फिडेंटली टाइम सेव करते हुए क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फायदा ही यही है कि आप फटाफट अगर आपने अच्छी से उसको समझ के लर्न किया हुआ है, यू हैव लर्नड इट विद अंडरस्टैंडिंग, तो आप खट आंसर मार्क कर सकते हो, एंड दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द अदर सब्जेक्ट्स। चलिए एक नीट 2021 का भी क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं आयंस के और आपसे पूछा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है ना, विच वन इज नॉट, देखो मैं भी पढ़ते पढ़ते ये वर्ड भूल गई, विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, कौन सा नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल। तो बस बिकम्स वेरी सिंपल, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने किसमें बराबर नहीं है, तो Fe2+ आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया 26। आपको कॉन्फ़िगरेशन भी लिखकर यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रखो। तो आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया 26, 2 आपने निकाल दी, मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 24। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर हो गया 25, उसमें से आपने 2 निकाले तो क्या हो गया 23। ऑल्दो ये आंसर मुझे लग रहा है, बट फिर भी बाकी ऑप्शंस भी अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 गेन कर लिए तो उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, परमाणु क्रमांक उसका 9 है, एटॉमिक नंबर 9 है, 1 गेन कर लिया तो उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो क्या आ गए, सम इलेक्ट्रॉनिक आ गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गए। Na+ सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 निकाल दिया तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकाल दिया तो 10 रह गए। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए, बराबर आ गए। इनकी बात करते हैं तो मैंगनीज 25 -2 कितना हो जाएगा, इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन है इन टोटल। आयरन 26 में से आप 3 घटाओगे, 26 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 23। तो आप देख सकते हो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, दोनों स्पीशीज में बराबर आ रहे हैं, नहीं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। पूछा गया है नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म कौन सा आ रहा है, ऑप्शन 1 यहां पर आंसर क्लियर कट आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए एक और बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, चाहे हम नीट की बात कर ले, चाहे हम जेईई मेंस की बात कर ले, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑलमोस्ट हर दूसरे साल इसका कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड कुछ ना कुछ बात हो ही जाती है। एलिमेंट है गैडोलीनियम। गैडोलीनियम अगर आपको याद हो तो इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 64, परमाणु क्रमांक है इसका 64, और ये आता है लैंथेनाइड की सीरीज में, है ना। जब अपन अगर आपको ट्रिक से याद हो तो सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गुदगुदाई, ये रहा गैडोलीनियम, है ना, बिल्कुल मिड ऑफ द सीरीज में आता है, लैंथेनाइड के बिल्कुल मिड ऑफ द सीरीज में आता है गैडोलीनियम। एटॉमिक नंबर इसका 64 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन तो बच्चों याद रखो ही रखो, बिल्कुल इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो गैडोलीनियम एटॉमिक नंबर 64, कॉन्फ़िगरेशन एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए आपको। इसमें जेनॉन का तो क्या चल रहा होगा, सारे लैंथेनाइड में जेनॉन का कोर चल रहा होगा। फिर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 4f7 5d1 6s2, ये आ गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बिल्कुल मिड में आ रहा है, 4f7 हाफ फिल्ड के फॉर्म में रहेगा, 5d1 5d में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 6s2 रहेगा। ठीक है, अब वो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, गैडोलीनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज, गैडोलीनियम की तृतीय आयनन एंथैल्पी का निम्न मान इसके कारण होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तृतीय आयनन एंथैल्पी की। तृतीय आयनन एंथैल्पी का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, अब हम तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तृतीय आयनन एंथैल्पी का मतलब ये हो गया। तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी मैं IE1 की बात करूं तो IE1 में 6s का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको IE1 शॉर्ट में आपको समझा दूं तो IE1 में कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या आ जाएगा 6s1।
अब अगर आप IE2 की बात करते हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो IE2 में 6s का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये निकलेगा, तो IE2 में 6s तो पूरा क्या हो गया, खाली हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या रह गया, सिर्फ 5d1 आ गया, 6s तो क्या हो गया भैया, खाली हो गया। अब वो कह रहा है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए आवश्यक ऊर्जा की बात कर रहा है, तृतीय आयनन एंथैल्पी की। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, 5d1। 5d1 तुरंत निकलेगा, फटाफट निकलेगा, तभी तो IE क्या है, लो हो जाएगी, है ना, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, निम्न मान में आ जाएगी। क्यों 5d1 जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि यदि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन IE3 के केस में थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, ज़ेनॉन का कोर, और बाहर चलेगा 4f7 विच इज हाफ फिल्ड। और हमें पता है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित यानी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये क्या करेगा, कोशिश करेगा फटाफट 5d1 का एक इलेक्ट्रॉन निकालकर मैं क्या हो जाऊं, ज्यादा स्टेबल कंडीशन में आ जाऊं, इसलिए IE की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें लो हो जाएगी। अब आपको ऑप्शन जैसे डायरेक्ट नहीं बोले, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास, ऑप्शंस में देखो क्या लिखा हुआ है, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई बेसिक कैरेक्टर एंड स्मॉल साइज। अगर मैं हिंदी में रीड करूं उनको, तो उच्च विनिमय एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च क्षारीय लक्षण और छोटा आकार। अब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए स्टेबल होते हैं क्योंकि वो ज्यादा सिमेट्रिक होते हैं और उनमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो होते हैं वो ज्यादा पॉसिबल हो पाते हैं। और हर बार जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है जिसको अपन बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, है ना, विनिमय एंथैल्पी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इन जनरल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, जितनी ज्यादा एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने डायरेक्ट ऑप्शन में ना देकर इनडायरेक्ट हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी से रिलेटेड आंसर क्या दे दिया, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, यानी आंसर आ जाएगा उच्च विनिमय एंथैल्पी। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में बेसिक ध्यान रखें कि स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है, ज्यादा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीट 2023 का क्वेश्चन, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अनुमानतः निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक बड़ा आयन बनाएगा, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा आयन कौन सा बनेगा इसमें। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इनका आयन बनाते हैं और ऐसे आयन बनाते हैं कि ये जो नियरेस्ट नोबल गैस है उनकी जैसे बन जाए, है ना, जो भी निकटतम उत्कृष्ट गैस है उनके बराबर ही हो जाए। तो F में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बिल्कुल पास में नियॉन है, तो ये कोशिश करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर नियॉन की तरह बन जाऊं, यानी ये बन जाएगा F-। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नियरेस्ट नोबल गैस ऑफ कोर्स हीलियम तो पड़ेगी नहीं, कौन सी पड़ेगी, नियॉन पड़ेगी। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3 और गेन करके N3- बनाकर नियॉन के जैसे स्टेबल होने की कोशिश करेगा। सोडियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 11 हो गया, आर्गन पड़ गया दूर, इधर नियॉन पड़ गया निकटतम, वो कह रहा है नियरेस्ट। ठीक है, तो ये नियॉन की तरह एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बन जाएगा और नियॉन की तरह इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है और ये नियॉन की तरह ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2- में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि ये नियॉन जैसा स्टेबल हो जाए। तो ये इनके आयन बन गए, और आयन क्या सोचकर हमने बनाया है, जो भी नियरेस्ट नोबल गैस है उसके कॉन्फ़िगरेशन को अप्रोच करते हुए, निकटतम उत्कृष्ट गैस के विन्यास को लेते हुए। ठीक है, अब आपको देखकर समझ में आ जाएगा ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये सारे सम इलेक्ट्रॉनिक है, इनमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। तो हमें पता है जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं, जब सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां होती हैं, तो उनमें सबसे छोटा जो आकार होता है वो धन आयन का होता है, यानी कैटायंस का होता है, और ऋण आयन में आकार बढ़ता चला जाता है। तो जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना ऋणात्मक वो होता जाएगा, उतना ही क्या है, उसका आकार बढ़ता चला जाएगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना साइज बड़ा है। वो लार्जेस्ट आयन की ही बात कर रहा है, सबसे बड़े आयन की बात कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा N3-, जिसमें नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज, उसका आकार क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ऋणावेश जितना बढ़ेगा, आकार सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में आकार उतना बढ़ता चला जाएगा। राइट गाइस, तो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन।
जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स के पीरियोडिक टेबल की जो भी PYQs थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, अपनी जी जान लगाते रहिए। सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद आप बहुत आसानी से अपने उस ड्रीम को, अपने पेरेंट्स की ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। तो हिम्मत मत हारिए, गिव अप मत कीजिए और बिल्कुल पूरे मन से, लगन से इस काम में, इस तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू, गुड बाय। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी? टाइम जैसे जैसे निकल रहा है, आई नो थोड़ी एंजाइटी, थोड़ा सा घबराहट, ये सब चल रहा है, टेंशन, सिलेबस का टेंशन, बट डोंट वरी, वी आर ऑल विद यू। तो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, स्पेशली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। इसी चीज़ के लिए हमने ये सीरीज शुरू करी है, विच इज़ योद्धा सीरीज, जिसमें आपको पता है कि हम एक एक टॉपिक करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेकर आई हूँ, दैट इज DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। 5 साल के क्वेश्चंस को मैंने इसमें लिया है और आप इसमें एक पैटर्न देखोगे कि जब आप DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो यू विल रियलाइज के बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हैं, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चंस है कि 4 आपको स्टेटमेंट दे दिए और पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर उसके और ऑप्शंस बनाकर आपको दे दिए। तो कोशिश कीजिए कि जब आप DNF एलिमेंट्स को रिवाइज करते हो, इस टॉपिक को, तो उसमें कंसेप्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा जाओ। स्टेटमेंट्स NCERT में जो लिखे गए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, अंडरलाइन करते हुए पढ़ो और उनको बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो हम डिस्कशन शुरू करते हैं अपना, कंटिन्यूइंग विद द रिविजन प्रोसेस इन योद्धा सीरीज। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दैट वाज आस्क्ड इन AIPMT, जब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता था। 2015 की बात है ये क्वेश्चन तब आया था। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.84 BM इज गिवन बाय, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है 2.84 है और वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आयन है। कुछ 4 आयन्स आपको दिए गए हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इनमें से किस आयन का जो मैग्नेटॉन है, जो बोहर मैग्नेटॉन है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो 2.84 आ रहा है, ठीक है। हिंदी में भी एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ। ये जो आयन आपको दिए गए हैं यहाँ पर विकल्प के रूप में, इनमें से किसका चुंबकीय आघूर्ण 2.84 बोहर मैग्नेटॉन है। तो आपको ये पता है कि म्यू की जब अपन बात करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की अपन जब बात करते हैं, तो फॉर्मूला हम उसमें अप्लाई करते हैं, म्यू इज इक्वल टू √n × n+2। बोहर मैग्नेटॉन इसका यूनिट चलता है, जहां पर ये जो n होता है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी n क्या है, अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जब n की वैल्यू 1 होती है, ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल का जब रिवीजन करवाया था तब भी मैंने आपको ये बताया था कि जब n की वैल्यू 1 होगी तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे n को 1 रखकर, तो √3 आएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसका मतलब जब n की वैल्यू 1 है तो म्यू का जो मान है, जो म्यू की वैल्यू है, वो भी 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, ठीक है। ऐसे ही जब n की वैल्यू 2 होगी तो म्यू की जो वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी, 2.84, यानी 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो अगर आप ये वाला बेसिक की पॉइंट भी याद रखते हो तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली आप कर पाओगे और कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यही चीज इसमें बोली गई है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है, 2.84 बोहर मैग्नेटॉन। दिस मीन्स कि जो भी स्पीशीज इसका आंसर है उसमें n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 2। अब आपके पास Ti3+ है तो आपको पीरियोडिक टेबल होपफुली याद होगी। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 22 और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर्गन का कोड चलेगा, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। इट इज अंडरस्टूड के सारे जो आयन्स है वो 3D सीरीज के हैं, तो सब में कोड जो चल रहा है वो आर्गन का चल रहा है। आर्गन के कोर के बाद टाइटेनियम एज अ एटम में अगर उसकी बात करूं तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 3D2 4s2, और जब आप उसका +3 बनाओगे तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, 3D का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका मतलब टाइटेनियम 3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट विल बी 3D1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। उसके बाद Cr2+ की बात करते हैं तो क्रोमियम जो है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। क्रोमियम एटम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 24। अब क्रोमियम का मैं कॉन्फ़िगरेशन अगर यहाँ पर लिखूं तो आर्गन का कोड चलेगा और साथ में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हुए क्रोमियम आ जाएगा 3D5 4s1। ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब आप आयन बनाओगे Cr2+, यानी आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 निकालोगे तो एक तो निकलेगा 4s का और एक निकलेगा किस में से, 3D में से। तो Cr2+
Cr2+ का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d4, इसका मतलब इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर आते हैं, बात करते हैं CO2+ की। CO2+ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हो गया कितना, 27। कोबाल्ट आयरन के बाद आता है, आयरन इज 26, उसके बाद आ गया कोबाल्ट 27। अगर इसके एटम की बात करें तो आर्गन का कोर चलेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d7-4s2। अब जब आप +2 की बात करोगे तो आप 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे, इसका मतलब CO2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 3d7। अब आप अगर 3d7 को यहाँ पर ड्रॉ करते हो, ऑर्बिटल डायग्राम अगर उसका बनाते हो, तो होन्स रूल के अकॉर्डिंग पहले 5 इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होंगे और फिर पेयरिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका मतलब इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, हमें कितने चाहिए, 2, तो इसकी ये भी आंसर इसका नहीं है। Ni2+ चेक कर लेते हैं, ऑब्वियसली विच इज लुकिंग एट द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। तो Ni2+ की बात करें तो निकल का एटॉमिक नंबर हो गया 28 के अकॉर्डिंग एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन के कोर के बाद आ जाएगा 3d8-4s2। अब जब आप +2 बनाओगे तो ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इसका मतलब Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d8। फिर से अगर इसको डायग्राम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें, 5 ऑर्बिटल d के बनाते हुए, हुन्स रूल को फॉलो करते हुए पहले 5 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, अनपेयर्ड, और उसके बाद पेयरिंग होगी तो पेयरिंग में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 2, और यही हमें रिक्वायर्ड था, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 4। ये तो मैंने आपको हर ऑप्शन को समझाया, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया सॉल्यूशन, हर एक का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपको अगर पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से याद है, आपको कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट को देखते ही कॉन्फ़िगरेशन याद आ जाता है, तो इट विल टेक हार्डली मिली सेकेंड्स टू टेक द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन? निम्न में से कौन से प्रक्रम में आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता है ना? जब भी मैंने आपको ये पहले भी बहुत बार बात बताई है, क्लासरूम में भी बताई है, ऑनलाइन भी बहुत बार बताई है कि हम ज़्यादातर जो गलतियां करते हैं वो केयरलेस मिस्टेक होती है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट केयरलेस मिस्टेक, इस क्वेश्चन पढ़ते वक्त हम बहुत बार जल्दीबाजी में या उस एग्जाम के प्रेशर में कीवर्ड्स को याद रखना भूल जाते हैं। तो जैसे इसमें पूछा है डज नॉट इन्वॉल्व, अगर आपने इस तरीके से अंडरलाइन नहीं किया, आपने इस तरीके से सर्कल नहीं किया, तो देयर आर चांसेस कि आप क्या कर लोगे, उस क्वेश्चन में डज नॉट भूल जाओगे और जल्दीबाजी में कुछ और गलत मार्क करके आ जाओगे। तो क्वेश्चन रीड करते वक्त बहुत ध्यान में हमें रखना है, और क्वेश्चन रीड करते वक्त आप जो भी पेन या पेंसिल आप यूज कर रहे हैं उससे आप जो की पॉइंट्स हैं, जो की वर्ड्स हैं क्वेश्चन में, उनको सर्कल या अंडरलाइन करते रहो, सो दैट यू डोंट फॉरगेट कि आपको कौन सा आंसर वहां पर सिलेक्ट करना है। अब आप अगर इन सारे ऑप्शंस को देखो तो वैसे तो क्लियर कट आंसर दिख रहा है कि जो ऑप्शन 2 है, फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 फ्रॉम Fe, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप सबने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है कि कार्बोनाइल जो लिगेंड है दैट इज न्यूट्रल, है ना, इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर भी कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, इनफैक्ट किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बोनाइल में अगर वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इसका मतलब जब आयरन से FeCO5 बना तो आयरन एज एन एलिमेंट भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, और FeCO5 जब कार्बोनाइल में वो कन्वर्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ, तब भी उसने ना इलेक्ट्रॉन लूज किया ना गेन किया, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 की 0 ही रही। इट मीन्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा। बट फिर भी एक बार हम बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लिख रहा है डीकलराइजेशन ऑफ द ब्लू CuSO4 सॉल्यूशन बाय आयरन, मतलब आयरन के द्वारा नीले CuSO4 विलयन का आपको क्या करना है, विरंगीकरण करना है। तो जब आप, ये बहुत सिंपल सा एक रिएक्शन है जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपके पास CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है विच इज ब्लू इन कलर और आप उसका रिएक्शन करवा देते हो Fe से, तो सिंपल रिएक्टिविटी सीरीज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का कॉन्सेप्ट, आप कुछ भी बात कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आयरन जाकर क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद बना लेगा FeSO4। अब अगर वो खुद FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है तो यहाँ पर एलिमेंट के फॉर्म में तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और यहाँ पर सल्फेट के फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +2। तो आयरन इस पर्टिकुलर प्रोसेस में 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां चला गया, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और वो कह रहा है डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड कह रहा है उच्च ताप पर आयरन द्वारा भाप से H2 का मुक्त होना, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम बाय आयरन एट हाई टेम्परेचर। ये भी एक बहुत कॉमन रिएक्शन है। जब हम आयरन का रिएक्शन
स्टीम से करवाएंगे, यानी वाटर आपने ले लिया, तो आयरन विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, इट विल बी कन्वर्टेड टू Fe2O3, अपने ऑक्साइड के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें भी अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो 0 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है, 0 से +3 में जा रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन वाला सिलेक्ट करना था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर बात करें तो हमें पता है कि आयरन मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके, इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज वो क्या बना लेता है, रस्ट बना लेता है। रस्ट इज व्हाट, हाइड्रेटेड Fe2O3, है ना, हाइड्रेटेड Fe2O3 की फॉर्म में वहां पर ब्राउन एक लेयर आनी शुरू हो जाती है। तो यहां पर भी आयरन क्या कर रहा है, 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, कहां पर, +3 में, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 तीनों में आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बिना डी और एफ ब्लॉक की बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता। यही सेम क्वेश्चन अगर आपने योद्धा सीरीज की मेरी पीरियोडिक टेबल की पीपीटी देखी है, वीडियो देखी है, तो उसमें भी आपको यही सेम क्वेश्चन मिलेगा। तब भी मैंने कहा था कि ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, और इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल से लेकर डी एंड एफ तक अगर बात हो रही है और जिरकोनियम और हैफनियम की बात ना हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो वहां पर ये पूछा गया था, मतलब रिवर्स था, ऑप्शन का क्वेश्चन था कि जिरकोनियम और हैफनियम का जो आयनिक एटॉमिक रेडिया है वो लगभग सिमिलर है, ऑलमोस्ट बराबर आता है। तो क्यों आता है, और रीजन क्या था, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें उल्टा पूछ लिया, इसमें वो पूछ रहा है कि बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडिया। किस जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका जो परमाणविक त्रिज्या है वो लैंथेनाइड संकोचन के कारण लगभग क्या आती है, बराबर आती है। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही आ जाए, ऑप्शंस में सीधे सीधे किसको देखेंगे हमारी आंखें, हम ढूंढेंगे जिरकोनियम और हैफनियम को, और जिसमें भी जिरकोनियम और हैफनियम हमें ऑप्शन मिल जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिली सेकेंड्स, जस्ट मिली सेकेंड्स, और इसका आंसर करेक्ट हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ब्लू कलर ऑफ ग्लास। अब ये देखिए, ये कलर ना हमको याद करने पड़ते हैं। कोऑर्डिनेशन में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, सॉल्ट एनालिसिस में बहुत सारे कलर्स आते हैं, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में बहुत सारे कलर्स आते हैं, क्योंकि डी के जो एलिमेंट्स हैं आयंस हैं, एफ के जो एलिमेंट्स हैं आयंस हैं, वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, एफ ट्रांजिशन एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ग्लास को ब्लू कलर किससे मिलता है, कांच का नीला रंग निम्न द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये चीज आपको याद करने वाली है कि कोबाल्ट जो है वो ग्लास को ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। तो कोबाल्ट का जो ऑक्साइड होगा यहाँ पर वो क्या करेगा, जब ग्लास के उस मिक्सचर में डाला जाएगा तो ग्लास ब्लू कलर का बनेगा। तो सिंपल एंड इट इज मेमोरी बेस्ड, आपको ये लर्न होगा तो आप ये कर पाओगे, अदरवाइज इसमें कोई और तरीका नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, कॉइन इज मेड अप ऑफ। तो जब अपन कॉइन की बात करते हैं, या आज पुराने जमाने से लेकर अभी तक की बात कर लो, तो जब हम कॉइन बनाते हैं तो कभी भी प्योर मेटल का कॉइन नहीं बनता, प्योर सिल्वर का, प्योर गोल्ड का बन सकता है, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं बन सकता, लेकिन यूजुअली जब अपन बात करते हैं तो अलॉयज से मिलकर बनते हैं कॉइन्स, राइट। तो कॉइन्स के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो एक तो नन, दैट इज ओके, यहाँ पर ओनली कॉपर, ओनली आयरन। कभी भी 100% अगर आप प्योर मेटल ले लोगे तो जो कॉइन होगा उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होगी, वो बहुत सॉफ्ट होगा, वो इजीली जो है मुड़ जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उसको थोड़ा सा ड्यूरेबल बनाने के लिए, थोड़ा उसमें हार्डनेस लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अलॉयज का यूज़ करते हैं। और अलॉयज व्हाट, दे आर मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो कॉपर और सिल्वर वाला आंसर आ जाएगा, जिससे सिक्के को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाईली अनस्टेबल स्पीशीज। अब ये एक बेसिक, अगर आपको की पॉइंट्स देखिए, इनऑर्गेनिक में ना काफ़ी सारे की पॉइंट्स होते हैं जो अगर हमें याद है तो आंसर तक पहुंचना बहुत ईजी हो जाता है, टाइम बहुत कम लगता है और करेक्ट आंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वैसे ही एक की पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैसे DNF में है, तो F में लैंथेनाइड एक्टिनाइड की अगर बात कर लो तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। ऐसे ही D में बहुत वेराइटी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर +7 तक भी जारी होती है, +8 तक भी जारी होती है। तो देयर इज अ वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बट कुछ की पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल जो इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है वो स्कैंडियम के बारे में यूज हो रहा है। स्कैंडियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इट डज नॉट हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पर बेस्ड अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, उच्च अस्थायी स्पीशीज कौन सी है इसमें, तो स्कैंडियम +3 में ही स्टेबल है, उसके अलावा स्टेबल नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या आंसर मार्क कर देंगे कि स्कैंडियम 2+ की स्टेट में स्कैंडियम 2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। अब आपको ऑब्वियसली यहाँ तक आप आ गए हो नीट की तैयारी में, तो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक वर्ड्स आपके लिए नए नहीं होंगे। डायामैग्नेटिक का मतलब है देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यानी उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित हैं, पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपको अब ये एलिमेंट्स देखकर इनका क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन सोचना है और कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर आपको आंसर देना है। अब अगर आपको टेबल बहुत अच्छे से आती है, कॉन्फ़िगरेशन तुरंत आप एलिमेंट को देखते ही समझ पाते हैं, तो आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर दोगे क्या, पैलेडियम। पैलेडियम वैसे भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉन्फ़िगरेशन वाइज, क्योंकि पैलेडियम अगर आप देखो तो ग्रुप 10 में आएगा, डी ब्लॉक में, है ना। कहाँ आएगा, निकल, और निकल के नीचे क्या आ जाएगा, पैलेडियम आ जाएगा। ये हम ग्रुप 10 याद करवाते हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे डंडे से, है ना। इस तरीके से हम इस ग्रुप को याद करते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप। यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है और इसलिए उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। यहाँ पर थोड़ी सी कहानी क्या चल रही है, अलग चल रही है। ये आ गया ग्रुप 10, है ना, ये वाली जो बात हो रही है ये ग्रुप 10 की बात हो रही है। अगर मैं निकल की बात करूं तो इसमें आर्गन का कोर होगा और ये आ जाएगा 3d8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वो है इसके। लेकिन पैलेडियम की जब आप बात करोगे तो आर्गन के नीचे क्या आ गया, क्रिप्टन का कोर आ गया, और होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था कि ये निकल के तरीके से 4d8 5s2 बना लेगा, बट दिस इज द ओनली एलिमेंट जिसमें s के 2 इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर हो जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, जो नॉर्मल अपन केसेस लेते हैं उसमें s के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, d में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं जिसमें s में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, d में चला जाता है, एंड दिस इज द ओनली केस जहां पर s के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, d में चले जाते हैं। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 4d10 5s0। अब अगर आपको इसके कॉन्फ़िगरेशन का अंदाजा है कि ये चीज है, तो आप देखो 4d10 का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देयर आर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये स्पीशीज कैसी हो जाएगी, डायामैग्नेटिक। तो आंसर आ जाएगा पैलेडियम, राइट। प्लैटिनम की अगर मैं बात करूं, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा सा क्या है, इंटरेस्टिंग है, इन दोनों से ही डिफरेंट है। आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद आ जाएगा जेनॉन, जेनॉन का कोर चलेगा और होना चाहिए था या तो इसकी तरह या इसकी तरह, बट ये अलग चलेगा, ये हो जाएगा 5d9 और 6s1। और डार्म स्टेडियम में नॉर्मल निकल जैसा ही आ जाएगा 6d8 एंड 7s2, ठीक है, उसमें नॉर्मल आ जाएगा। तो ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा ग्रुप है जिसमें जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स है जिनके अपन ज्यादातर बात करते हैं, उन तीनों का ही कॉन्फ़िगरेशन, जो आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है, अलग चल रहा है। तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे से आपने उनकी प्रैक्टिस की हुई है, तो आप बहुत ईजिली आंसर तक पहुंच सकते हो। सपोज आपको पैलेडियम एग्जैक्टली डायरेक्ट आपको नहीं हो पा रहा क्लिक, तो आप बाकी तीनों की बात कर सकते हो। ऑरम, ऑरम यानी हो गया गोल्ड। देखो पीरियोडिक टेबल याद किए बिना तो काम नहीं चलेगा। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में इटसेल्फ काम नहीं चलेगा, ब्लॉक में बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो पीरियोडिक टेबल अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से याद नहीं करी हुई, तो मेरी एडवाइस है कि आप उसे जल्द से जल्द बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब वो एकदम ना छपी होनी चाहिए आपकी आंखों में, कि जैसे ही आपने लेट से आपने ऑरम पढ़ा, गोल्ड पढ़ा, तो गोल्ड पढ़ते ही तुरंत उसकी पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में आपको दिमाग में, आंखों में आ जानी चाहिए। जब आप गोल्ड की बात करते हो तो गोल्ड आता है ग्रुप 11 में, कॉपर सिल्वर गोल्ड, है ना। क्यों है आज सोने जैसी रंगत, ये आ जाता है। अब आपको पता है कि ये जो ग्रुप 11 है, इनमें सबका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन चलता है, और इसमें जो भी इनर्ट गैस का कोर चल रहा है वो तो चल ही रहा है, नियरेस्ट नोबल गैस का जो कोर चल रहा है दैट इज ओके। और सब में क्या चलेगा, D9S1 वाला कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, सॉरी D10S1 वाला कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। अब D10S1 अगर कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है तो आप देख सकते हो S का इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अनपेयर्ड, तो ये डायामैग्नेटिक नहीं हो सकता। टंगस्टन की अगर बात करें, अगेन अगर आपने टेबल बहुत अच्छे से लर्न की हुई है तो आपको ये समझ में आ जाएगा टंगस्टन को देखते ही कि ये क्रोमियम में आता है, क्रीम मुंह वाली सुंदर गर्लफ्रेंड, है ना, यहां पर आ गया। अगर आपको इनके ना एटॉमिक नंबर याद नहीं भी है तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। मैं कहीं भी एटॉमिक नंबर नहीं लिख रही हूं, चाहे याद हो चाहे याद नहीं हो, मैं उसकी पोजीशन देखते हुए उसका आंसर निकाल रही हूं। तो क्रोमियम वाले में हमें पता है कि D5S1 वाला कॉन्फ़िगरेशन चलता है इन दोनों में, और इसमें D4S2 वाला, इन दोनों में D4S2 वाला कॉन्फ़िगरेशन चलता है। तो अगर ये भी चल रहा है या ये भी चल रहा है, इनकेस आपको ये भी चीज़ याद नहीं है और आप D5S1 वाला भी लेते हो, तो भी आप उसमें देख सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये भी डायामैग्नेटिक नहीं होगा। लास्ट क्या आ रहा है, नायोबियम। नायोबियम आ जाता है वेनेडियम वाले ग्रुप में, यानी ग्रुप 5 में। तो वादा
निभाऊंगी, है ना, तेरा दिल बनकर रहूंगी, उस तरीके से अपन याद करते हैं। तो इसमें वेनेडियम में क्या आ गया, D3S2, इसमें आ जाएगा D4S1, राइट। और ये यहाँ पर क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये तीनों ही ऑप्शंस, ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में डायामैग्नेटिक पूछा गया है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। 2024 के जेई मेंस के पेपर अगर आप देखोगे जो अभी जनवरी सेशन में हुए, उसमें भी हर पेपर में, चाहे मॉर्निंग सेशन हो चाहे इवनिंग सेशन हो, शिफ्ट 1 हो शिफ्ट 2 हो, हर पेपर में कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। अब मैं क्यों जेई मेंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी सेम है बच्चे, नीट भी एनटीए बना रहा है और जेई मेंस भी एनटीए बना रहा है। तो आप कंडक्टिंग बॉडी के जो मेंटालिटी है, उनके जो माइंडसेट है पेपर फ्रेम करते वक्त, उसको समझने की कोशिश करो। तो आप सबके लिए एडवाइस है कि आप जेई मेंस का एटलीस्ट केमिस्ट्री का पेपर तो सॉल्व करो ही करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले तो हम इनकरेक्ट को क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, ताकि हमसे केयरलेस मिस्टेक ना हो। और ये नीट 2020 का ही क्वेश्चन है। आपको 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो पढ़कर देखते हैं। पहला, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आई होप आप सबने पढ़े हुए, आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक H, C और N आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल्स। मैं हिंदी में भी एक बार इसको रीड कर देती हूँ। हमें गलत कथन को पहचानना है। अंतरकाशी यौगिक वे होते हैं जो धातुओं के क्रिस्टल जालकों के भीतर छोटे H, C या N के फंसने यानी ट्रैप होने से बनते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। को इनकरेक्ट हमसे पूछ रहा है। करेक्ट ऐसे है कि जब आप किसी भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड के फॉर्मेशन को देखोगे, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास ये क्रिस्टल लैटिस है, लेट्स से ये किसी मेटल का क्रिस्टल लैटिस है। एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। किसी मेटल का क्रिस्टल लैटिस है, ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, जब ये बन रहा होगा, जब ये फॉर्म हो रहा होगा, तो इसके ये जो वॉइड है, इसकी जो स्पेस है, उसके अंदर अगर छोटे जो एटम्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, वो वहां पर कैद हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनना शुरू हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़कर देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम, इन 2 चीजें आपको दे रखी हैं, CrO4 2- और Cr2O7 2-, मतलब आपको क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन दे रखा है और वो कह रहा है आर नॉट द सेम। दोनों में सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देखते हैं। तो वेरी इजी, आपने रिडॉक्स पढ़ा होगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती होगी। तो 4 2 8 -2 यानी क्रोमियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +6, और Cr2O7 2-, यहाँ पर भी 7 2 14 12 का आधा कर दिया। हर एक क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +6। इसका मतलब क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन दोनों में ही क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। और वो कह रहा है नॉट द सेम, तो गलत हो गया। हमें गलत ही सिलेक्ट करना है, मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। हिंदी में भी अगर मैं एक बार रीड करूँ तो क्रोमियम की CrO4 2- यानी क्रोमेट आयन में और डाइक्रोमेट में उपचयन अवस्थाएं समान नहीं है, जबकि वो समान है। दोनों में ही जो ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है, जो उपचयन अवस्था आ रही है, वो कितनी आ रही है, +6 आ रही है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। एक बार 3 और 4 स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है जल में Cr2+ जिसका कॉन्फ़िगरेशन D4 दे रखा है, Fe2+ जिसका कॉन्फ़िगरेशन D6 है, से अधिक प्रबल अपचायक है। दिस इज अ फैक्ट दैट यू नीड टू नो एंड दिस इज बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। उस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के बेसिस पर एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। एंड द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि Cr2+ जो है एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू Fe2+ इन द एक्वस सॉल्यूशन। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो जो संक्रमण धातुएं, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं यानी जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, वो और उनकी जो यौगिक हैं यानी कंपाउंड्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बहुत सारी वो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनमें उत्प्रेरक जो सक्रियता है वो बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट। इस पर बेस्ड हम बहुत सारे इसके यूजेस भी पढ़ते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उनका सरफेस एरिया पाउडर फॉर्म में बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए इन सारे रीजंस की वजह से जो मैक्सिमम रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज होते हैं, चाहे आप हैबर्ट प्रोसेस ले लो, चाहे आप ये H2SO4 की फॉर्मेशन ले लो, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें क्या होता है, जो कैटलिस्ट है वो डी ब्लॉक को बिलोंग करता है, ट्रांजिशन मेटल होता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 वाला ले लीजिए, या हैबर्स प्रोसेस, या आप कोई भी और ले लीजिए जिसमें मैक्सिमम टाइम्स आप देखोगे, अगर आप 10 कैटालिटिक रिएक्शंस लोगे एज एग्जांपल, तो आप देखोगे उसमें 9 या 8 कम से कम ऐसी होंगी जिनमें ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण धातु जो है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है, कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, सेकंड, जो ऑप्शन 1 मतलब स्टेटमेंट 1, 3 और 4 है, तीनों की तीनों करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अगेन देखिए नीट 2021 में फिर से
ऐसा ही क्वेश्चन आए। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे तो ये रियलाइज कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं ये अब आप देखो 2021 रिसेंट ईयर्स में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत अच्छे से आपको करनी है। एक बार दो बार रीड करने से काम नहीं चलेगा। आप किसी भी टॉपर का टेस्टिमोनियल अगर आप सुन लो जो ये एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उनसे आप अगर सुनोगे तो यही 2-3 चीज़ों पर फोकस करते हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी बार बार रीड करी थी, 4 बार 5 बार 6 बार रीड करी थी, टेस्ट का एनालिसिस किया था, हर टेस्ट का एनालिसिस किया था, अपनी गलतियों को ध्यान में रखा था कि क्या गलतियां कर रहे हैं। तो ये जो उनका एक्सपीरियंस है ये हमें भी काम में लेना चाहिए। और कीप इन माइंड कि आप एनसीईआरटी को बार बार रीड करो, स्पेशली डी एंड एफ ब्लॉक की। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, 4 स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कहता है एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्टिनॉइड अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विशेष रूप से जब वे सूक्ष्म विभाजित होते हैं। तो जब आप उनको पाउडर्ड फॉर्म में लेते हो तो वो, या फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लेते हो तो उनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी क्रियाशीलता जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। सेकंड देखिए, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लैंथेनाइड 4F की फिलिंग की वजह से होता है और एक्टिनाइड 5F की फिलिंग की वजह से होता है। और जो 5F है वो ज़्यादा फैला हुआ है, इट इज़ मोर डिफ्यूज्ड। तो उसमें जो पेनिट्रेशन इफेक्ट, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो 4F के कंपैरिजन में 5F का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो और ज्यादा पुअर है। इसलिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट दैन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एलिमेंट टू एलिमेंट का मतलब हो गया, अगर आप एक एलिमेंट लैंथेनाइड का कंसिडर करते हो और उसी के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप इसका एक्टिनाइड का कंसिडर करते हो, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट आप जब लैंथेनाइड में चलते हो, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट जब आप एक्टिनाइड में चलते हो, तो एक्टिनाइड में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लैंथेनाइड। और इसका रीजन, ये बात बिल्कुल सही है, इसका रीजन क्या है कि 5F क्या है, ज्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा डिफ्यूज है। तो इस वजह से उसमें शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो और ज़्यादा कम हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गए, करेक्ट हो गए। हमें क्वेश्चन बोल रहा है इनकरेक्ट सिलेक्ट करने को, तो ये दोनों आंसर नहीं है। थर्ड पढ़ो, अधिकांश त्रिसंयोजी लैंथेनाइड आयन ठोस अवस्था में रंगहीन होते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। ये स्टेटमेंट गलत है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट एफ ब्लॉक में जो आपको याद रखना है कि जो, जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है वो +3 है, तो इसलिए यहाँ पर ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस की बात करी गई। तो अगर मैं लैंथेनाइड, आपको पता है हम LN से उसको डिनोट करते हैं लैंथेनाइड्स को, तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द, ज्यादातर जो है लैंथेनाइड +3 वाले आयंस जो हैं ये कलरलेस हैं, रंगहीन है, जबकि ये बात गलत है। सॉलिड स्टेट लो या एक्वस स्टेट लो, La3+ को छोड़ दो और Lu3+ को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, ये कलरलेस है ना। इनके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर डी खाली है, डी फुलफिल्ड है, इसके बेसिस पर डी ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं हो पाता, डी संक्रमण यहाँ पर संभव नहीं हो पाता और ये कलरलेस आ जाते हैं, रंगहीन आ जाते हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी लैंथेनाइड के +3 आयंस हैं यानी ट्राइवेलेंट आयंस हैं वो सब कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, रंगहीन नहीं है, रंगीन है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, इनकरेक्ट बोल रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। एक बार फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। लैंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, तो दिस इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर अ वेरी कॉमन concept, a very common fact. The stability of Cu2+ is more than Cu+ ions in the aqueous solution. Aqueous solution की बात हो रही है, तो aqueous solution में क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप जलीय विलयन लेते हो तो जलीय विलयन में Cu2+ लवणों का स्थायित्व जो है वो Cu+ के लवण से क्या होता है, ज्यादा होता है। Cu2+ आर मोर स्टेबल देन Cu+ एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहाँ पर देखो बच्चे, जब भी एक्वस, मीडियम, वाटर, इन सब की बात हो ना और तुम्हें ऑप्शंस में हाइड्रेशन एंथैल्पी नजर आ जाए तो 99% केसेस में आंसर क्या निकलता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी से निकलता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो आयनिक पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, यानी इट इज डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ चार्ज एंड साइज। तो चार्ज अपॉन साइज, ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है उतनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी।
ठीक है। तो जब चार्ज एंड साइज की अपन बात करें तो Cu2+ में चार्ज ज्यादा हो गया, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका साइज क्या हो गया, कम हो गया। तो ओवरऑल ये जो आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू है, चार्ज अपॉन साइज की वैल्यू है, Cu2+ के लिए ज्यादा आएगी, इसके लिए कम आएगी। इसके लिए ज्यादा आएगी तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से, बिकॉज इट इज एनर्जी रिलीज्ड, है ना, ऊर्जा जो है बाहर निकल कर जा रही है, तो उस वजह से उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्थायित्व जो है वो बढ़ जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट जो आप सबको एक्सपेक्टेड है कि पता होगा ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक दिस मस्ट बी द लास्ट क्वेश्चन, मे बी नीट 2023 का क्वेश्चन। अगेन आप देखो फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। तो 2020 में भी स्टेटमेंट आया है, 21 में भी आया है, 23 में भी आया है, तो लगातार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस DNF ब्लॉक से बने जा रहे हैं, और इसमें भी वही पूछ रहा है इनकरेक्ट। तीनों में अभी तक यही पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो बच्चे ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट्स को भी और क्वेश्चन को भी कि इनकरेक्ट। अब इस माइंडसेट से मत चले जाना कि 3 साल इनकरेक्ट पूछा है तो इस साल भी इनकरेक्ट पूछा है, हो सकता है इस साल करेक्ट पूछे और आप जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दो। सो हमेशा क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान रखना है। चलिए पहले पढ़ते हैं ऑल द ट्रांजिशन, पहला स्टेटमेंट जो है ए स्टेटमेंट, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड्स व्हिच आर आयोनिक। स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी संक्रमण धातुएं MO ऑक्साइड बनाती हैं जो आयनिक होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि स्कैंडियम में +3 इज द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज फाउंड। स्कैंडियम में +3 ही ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट भी याद हो तो भी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं सही हो जाएगा, एक्सेप्ट स्कैंडियम बोल रहा है तो वो MO नहीं बना सकता, बाकी सब क्या कर सकते हैं, MO बना सकते हैं, MO फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, टाइप ऑफ ऑक्साइड विच आर आयोनिक। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है अपने आप में क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बी स्टेटमेंट देखते हैं, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेन्ड इन स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक। कह रहा है समूह संख्या के संगत उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या संक्रमण धातु ऑक्साइडों में स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक होती है। ये बात भी अपने आप में करेक्ट है। इस स्टेटमेंट को मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। इस स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो ग्रुप नंबर है, यानी जो वर्ग संख्या है या समूह संख्या है, वो और उस समूह में, उस ग्रुप में आने वाले मेंबर्स के जो ऑक्साइड है उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट उस ग्रुप नंबर के बराबर जाती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन मैंगनीज के ग्रुप की बात करें तो मैंगनीज का जो ग्रुप हो गया वो कौन सा हो गया, स्कैंडियम शुरू होगा थर्ड ग्रुप से। तो आपको टेबल अगर याद है तो मैंगनीज किस में आ जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, और उसके बाद आ गया मैंगनीज। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, है ना। तो मैंगनीज का ग्रुप नंबर जो है, मैंगनीज की जो समूह संख्या है वो कितनी हो गई, 7, है ना, उसी की बात की गई है। अब वो कह रहा है कि जो ग्रुप नंबर है और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम होती है। कहां से कहां तक, स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक। स्कैंडियम का ग्रुप हो गया 3 और स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां जा रही है, +3 तक जा रही है। आपको पता है मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक जाती है, +7 तक। उसका ग्रुप नंबर भी कितना हो गया, 7। अगर आप इसके बियॉन्ड चलोगे, आप आयरन, कोबाल्ट, निकल इनकी बात करोगे तो इनका ग्रुप नंबर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप जिंक की बात करें तो ग्रुप नंबर तो उसका 12 हो गया, लेकिन +12 तक तो किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं जाती ना, +8 के बियॉन्ड नहीं जा रही हैं चीजें। तो ग्रुप नंबर 12 हो गया, लेकिन उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो मैंगनीज के बाद जो है ग्रुप नंबर तो लगातार बढ़ेगा, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कम होने लग जाएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक गिवन है, और ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए थर्ड और मतलब सी और ई, है ना, सी और ई दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सी और ई में बेसिक, एसिडिक कैरेक्टर, एम्फोटेरिक नेचर, इन सब की बात की गई है। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल की वीडियो में भी बताया था कि एम्फोटेरिक नेचर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चाहे पीरियोडिक टेबल की बात कर लो चाहे यहाँ पर बात कर लो। ठीक, अब आपको ये चीज बेसिक कुछ ध्यान में रखना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जो आपको होपफुली याद होगा। जब अपन वेनेडियम की बात करते, क्रोमियम की बात करते, तो सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नहीं है, आपको इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी पड़ेगी। तो वेनेडियम के केस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा, और क्रोमियम के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। तो आपको ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि अगर हम एम्फोटेरिक को 1 मिनट के लिए साइड में कर दें और एसिडिक और बेसिक की बात करें, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी बढ़ेगी, एसिडिक नेचर उतना बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो बेसिक नेचर शो करेगा, और अगर वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। अगर आपको ये 2 पॉइंट्स याद हैं तो आप स्टेटमेंट सी और ई को एनालाइज कर सकते हैं। देखो सी क्या कह रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3
टू V2O4 टू V2O5। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसमें। तो वेनेडियम की यहाँ पर हो गई +3, इसमें हो गई +4 और इसमें हो गई +5। +5 वाला एज आई सेड क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक, है ना, उभयधर्मी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। मैंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो कौन सा नेचर इंक्रीज होता है, अम्लीय प्रवृत्ति इंक्रीज होती है, बढ़ती है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। वो कह रहे हैं बेसिक नेचर बढ़ेगा, तो गलत हो गया, गलत हो गया, और हमसे गलत ही सिलेक्ट करने को पूछा जा रहा है। तो एक जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गया वो मिल गया सी। भी इसके साथ एनालाइज कर लेते हैं। CrO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। Cr2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3 और +3 वाला एम्फोटेरिक है, तो ये वाली चीज हो गई करेक्ट। और CrO इज बेसिक, CrO में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की क्या हो गई +2, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या आ गया, करेक्ट आ गया। अब एक बार जो लास्ट स्टेटमेंट बचा है डी, उसको एनालाइज कर लेते हैं, ताकि हम, हालांकि अगर आप इतना भी कर लोगे तो भी आपका आंसर आपको दिखने लग जाएगा कि सी एंड डी जो है ये वाला आंसर आ जाएगा, पर डी को अपन डिस्कस कर लेते हैं। V2O4 डिसॉल्व्स इन एसिड्स टू गिव VO43 माइनस सॉल्ट्स, ये चीज गलत है, दिस यू शुड नो। ये आप जब NCERT पढ़ोगे, जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि V2O4 एसिड में डिसॉल्व होकर VO टाइप के सॉल्ट बनाता है। ये कैसे सॉल्ट बनाएगा, VO टाइप के सॉल्ट बनाएगा, ये तो V2O5 बनाता है, V2O5 से इस तरीके के सॉल्ट्स बनेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत, यानी सी एंड डी वाला क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। राइट गाइज, so this was the end of all the PYQs I have discussed with you। लास्ट 5 years के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि इन क्वेश्चंस को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि डी एंड एफ एलिमेंट्स जो टॉपिक है, इसमें NCERT को रीड करना और बार बार रीड करना, अच्छे से रीड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बेसिक की पॉइंट्स याद रखिए जो इन जनरल की पॉइंट्स हैं, 1। दूसरा, NCERT को रीड करते रहिए बार बार, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेशली इन द लास्ट 3 years इफ आई सी, तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जिनको आप बिना NCERT की रीडिंग के नहीं कर पाएंगे। राइट बच्चों, तो डी एंड एफ अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई भी डाउट आता है, इनफैक्ट किसी भी टॉपिक में डाउट आता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिए। गुड लक टू यू।